हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सकवेशन फॉर नॉलेज एक एकेडमी में स्वागत है। आज हमारा मिनरोलॉजी का लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसमें हमें एटम एंड आयनिक रेडियस, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग और लास्ट में पॉलिंग्स रूल देखेंगे। आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा पहला टॉपिक है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट में हमारा अगर हम पीरियड वाइज चले, सॉरी, अगर हम रो वाइज चले और कॉलम वाइज, तो हमारा रेडियस अलग अलग होता है और साथ में एटॉमिक और आयनिक रेडियस भी हमारे अलग होते हैं। अब क्या है ये एटॉमिक और आयनिक रेडियस और कैसे वेरी करते हैं, तो इसे हम देखते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट ये डायरेक्शन लेते हैं, तो आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस क्या करता है? डिक्रीज करता है। और जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है जनरली। अब ऐसा क्यों होता है, इसे देखते हैं। तो अगर हम आपके फर्स्ट रो की बात करें, या यानी हाइड्रोजन, या सेकंड रो हम लेके चलते हैं, मतलब ये हमारा सेकंड रो है। अगर हम सेकंड रो और थर्ड रो की बात करें, ये हमारा सेकंड रो और ये हमारा थर्ड रो, तो क्या है? अगर हम सेकंड रो की बात करें, तो सेकंड रो में हमारा है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हमने कहा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसे समझिए। अगर आप लिथियम की बात करें, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ऐसे ही बेरिलियम 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो क्या है, जब लिथियम को अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, तो इसके पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी के शेल में, और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसके दो का कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 इसी तरह बढ़ता है। अगर हम लिथियम का बनाएं, तो लिथियम के न्यूक्लियस में हमारा 3 पॉजिटिव चार्ज है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम बेरिलियम, ये हमारा लिथियम, ये न्यूक्लियस हो गया जिसपे +3 चार्ज है। इस पे कितना चार्ज है? +3। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम में आपके 4 प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो। अब होता क्या है, ये जो लिथियम है, ये 3 पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि अगर आपका न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा और इसे अट्रैक्ट करेगा। जब यही आप सेकंड बेरिलियम की बात करते हैं, तो बेरिलियम में न्यूक्लियस में 4 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि चार्ज हमारा इंक्रीज करता है सेंटर में, और जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच, सेकंड सेल का, वो सेम रहता है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स इस केस में 3 इलेक्ट्रॉन से चार्ज का है, और यहाँ 3 प्रोटॉन के चार्ज का है, और यहाँ 4 प्रोटॉन का अट्रैक्शन है। तो ये क्या करता है, ये ज्यादा अच्छे से इसे अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसके शेल की साइज डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू लिथियम। यानी लिथियम से बेरिलियम की कंपेयर करें, तो बेरिलियम का साइज आपका कम होगा एज कंपेयर टू लिथियम। अगर इसी को हम अगर फ्लोरीन की बात कर लें, फ्लोरीन 9, यानी पहले शेल में 2 और दूसरे में 7, यानी आपके सेंटर पे 9 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 और दूसरे में 7। तब क्या होगा, अब जहां ये 4 पॉजिटिव चार्ज थे, अब वहां 9 पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, बाकी सातों इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, तो होता है K Q1 Q2/r²। अब यहाँ क्या है, K तो हमारा फिक्स है, रेडियस हमारा R पहले क्या था, फिक्स था, 2 सेल के बीच का, मतलब ये फर्स्ट एल सेल के बीच।
अब चार्ज हम बढ़ाते जा रहे हैं न्यूक्लियस में। जब चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ने की वजह से Q1 बढ़ने की वजह से इसका हर इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ता रहेगा। अब हर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इस सेल की साइज क्या होगी, कम होते जाएगी। इसीलिए जब आप लिथियम से सोडियम नियॉन की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी एटॉमिक साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। तो ये हो गया। अब हम जैसे ही टॉप टू बॉटम चलते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया रो। अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम के साथ क्या होगा, तो पहले से थोड़ा सा बात कर लें। अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम में जैसे कि हम ले लें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो अगर इसी तरह हम कॉलम में चलते जाएं तो क्या होगा, तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। सिंपल सा रीजन है कि इसके में पहले शेल में 8, ये 3, 11, 19 इस तरह। तो अगर इसका देखें तो इसके में एक ही शेल होता है, एक इलेक्ट्रॉन, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करें लिथियम की तो के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम की बात करें तो यही आपका एक शेल बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, लिथियम का हाइड्रोजन की बात करें एक शेल, लिथियम की बात करें 2 शेल, सोडियम की बात करें तो 3 शेल हो जाते हैं और इसी तरह पोटेशियम की बात करें तो 4 सेल हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हो आपके नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं, जिस वजह से आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो अगर हम ये कह सकते हैं इन जनरल बात करें तो हमारा टॉप टू बॉटम आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, यानी जैसे जैसे हम कॉलम में जाएं टॉप टू बॉटम हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और रो में जाएं तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। वो भी इतना समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ ये सीक्वेंस आपका जब हम रो वाइज सॉरी कॉलम वाइज चलते हैं, ये कॉलम वाइज चलते हैं तो सॉरी ये है ना, कॉलम वाइज चलते हैं तो हमारे 5 कॉलम, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक तो सही रहता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम फिफ्थ और सिक्स रो की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं फिफ्थ रो के एलिमेंट और सिक्स्थ रो के एलिमेंट का एटॉमिक साइज लगभग सेम होने लगता है। आप यहाँ देख सकते हो ये फिफ्थ और सिक्स्थ का ग्रुप है, जो आपका फिफ्थ और सिक्स्थ का एटॉमिक साइज होता है वो लगभग लगभग आपको सेम दिखेगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब इसका क्या रीजन है, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ का जो एटॉमिक साइज है वो लगभग लगभग सेम क्यों होता है। तो इसका रीजन है लेंथेनॉइड सीरीज। मतलब जैसे ही आप HF के पहले बात करेंगे तो HF से पहले आपका आता है लेंथेनॉइड सीरीज। अब इससे क्या फर्क पड़ता है इसे समझते हैं। तो यहां हो जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक साइज लगभग लगभग आपको सेम मिलता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है इसे समझते हैं। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के साथ क्या है, जैसे अगर हम लेंथेनॉइड की बात करें तो लेंथेनॉइड एलिमेंट की बात करें तो उसमें होता है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, पहले सेल में आता है 4n, फिर आता है 5d, फिर आता है आपका 6s। सॉरी सर्कल अच्छे से नहीं बन पाया, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या होता है जब आप लेंथेनॉइड सीरीज में आप एलिमेंट डालते हैं, लेंथेनॉइड लेंथनियम, लुटेटियम, स्कैंडियम एलिमेंट में, तो क्या होता है आपका एलिमेंट F में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होने लगता है। तो इससे होता क्या, देखिए जब आप एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो वहां दो फैक्टर होते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियस अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ये न्यूक्लियस होगा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, आपका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा।
लेकिन लैंथेनॉइड के साथ क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें लैंथेनॉइड में, तो जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, लेकिन इस केस में लैंथेनॉइड सीरीज में क्या होता है, ये जो डिक्रीज है ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। मतलब आपका हमें ये तो पता है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, लेकिन लैंथेनॉइड सीरीज में ये डिक्रीज बहुत ज्यादा होता है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा। तो इसका रीजन क्या है, अब हम यही देख रहे हैं। तो सिंपल सा रीजन है इसका कि जब आप देखोगे तो क्या होता है कि जब हम जैसे बात कर रहे थे लेंथेनॉइड की, तो हमने ये बनाया। अब होता क्या है, जो 4s में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, हमने ये कहा कि जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचे, साथ में एक और फोर्स होता है यहाँ जो आपके 5d के इलेक्ट्रॉन होंगे और ये जो 6s के इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होगा ना। मतलब हमें ये पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल भी करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये सबसे ज्यादा होता है एस एस में। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे कि हमने लिथियम लिया था, लिथियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन पहले एस एस में होता है, फिर दूसरा सबसे होता है एस और पी में, फिर एस डी, और फिर एस एफ में सबसे कम होता है, एस और एफ में। यानी एफ एफ में सबसे कम रिपल्शन होता है, एस और एस के इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपल्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो होता है जैसे लिथियम की, तो लिथियम में दो होते हैं, दो शेल। इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2, यानी कि पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 2s का है, ये इलेक्ट्रॉन 1s का है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन s और s के हैं। तो इसके वजह से इनके बीच का जो रिपल्शन होता है, शील्डिंग इफेक्ट, ये काफी स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये आपस में क्या होता है, काफी अच्छा रिपल्शन शो करते हैं। लेकिन लेकिन ओवरऑल एक अट्रैक्शन फोर्स भी होता है आपका न्यूक्लियस के तरफ, वो ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम लैंथेनॉइड ग्रुप की बात करें तो लैंथेनॉइड में सारे इलेक्ट्रॉन किसमें फील्ड होते हैं, एफ में, और हमने कहा एफ एफ रिपल्शन सबसे कम होता है। तो जो शील्डिंग इफेक्ट होती है इसके अंदर बहुत ही पुअर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम एफ में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं तो, और न्यूक्लियर फोर्स हमारा वही है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं लैंथेनम, लूटेरियम और स्कैंडियम में, मतलब लैंथेनॉइड सीरीज में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, तो जिसकी वजह से चार्ज बढ़ते जाता है, लेकिन जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत कम होते जाता है। तो जो रेगुलर साइज में डिक्रीज होता है ना, उससे ज्यादा डिक्रीज आपको देखने को मिलता है इस केस में। इसीलिए तो ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो रेगुलर साइज में डिक्रीज होता है उससे कहीं ज्यादा आपको डिक्रीज देखने को मिलता है, जिसके वजह से आपका साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जाता है। इस वजह से आपका ये दोनों ही ग्रुप का साइज आपका लगभग सेम होता है। तो ये भी आपने देख लिया कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। जैसे देखिए लैंथेनॉइड, ये देखिए पूरा कितना आपका रेगुलर डिक्रीज दिखा रहा है एटॉमिक साइज, है ना। तो अब हमने एटॉमिक साइज में डिक्रीज देख ली कि अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, मतलब रो वाइज चलेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, कॉलम वाइज आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, यानी टॉप टू। अब आते हैं आयनिक रेडियाई, कि ये आयनिक रेडियाई कैसे चेंज होता है, तो इसे देखते हैं। आयनिक रेडियाई के साथ ये है कि आयनिक रेडियाई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, नेगेटिव है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। कैसे, जैसे अगर आपने ले लिया, वही सेकंड रो लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है। अगर हम लिथियम की बात करें तो इसका होता है 1s, मतलब पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, दो इलेक्ट्रॉन दो, दो इलेक्ट्रॉन 3, दो इलेक्ट्रॉन 4, इस तरह। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम क्या होता है,
ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करने के लिए इसे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमें पता है। तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा इजी है, तो ये लिथियम प्लस के फॉर्म में बनता है। अगर ये लिथियम प्लस बनाया तो इसके पास अब क्या हो जाएगा, इसके पास एक शेल कम हो जाएगा। यानी लिथियम प्लस की बात करें तो लिथियम का एटॉम में क्या था, 2 शेल थे। अब लिथियम प्लस की बात करें तो इसके में एटम में 3 पॉजिटिव चार्ज और 2 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर में, है ना, जिसको ये अट्रैक्ट कर रहा है। ये न्यूक्लियस है जिसपे 3 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। ऐसे क्या था, लिथियम में 3 पॉजिटिव चार्ज थे और 2 ये शेल जो था, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी फेस कर रहा है। तो इसलिए इसका एटॉमिक साइज ज्यादा होता है, लिथियम प्लस का एटॉमिक साइज कम होता है। मतलब बनाने में ऐसा हो गया कि ये 2 शेल बन गए। ठीक है। अगर हम इसी तरह बेरिलियम 2 प्लस की बात करें तो क्या होगा, बेरिलियम 2 प्लस में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन हो रहेंगे। अब यहाँ पे +4 चार्ज है, इसमें क्या है, बीच में 4 चार्ज है। बेरिलियम में 4 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये अट्रैक्शन ज्यादा करेगा। अगर बोरॉन की बात करें तो उसमें क्या होगा, बोरॉन हमारा क्या होता है, +3 शो करेगा। अगर +3 शो कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन, इसका साइज क्या होगा, और कम होगा, है ना। तो ये रीजन होता है। कार्बन की बात करें +4 तो और साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन शो करता है -2। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ क्या है हमारा, ऑक्सीजन -2 शो करता है। यानी कि पहले सेल में अगर हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन -2 को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और बीच में आपके प्रोटॉन है 8। लेकिन ऑक्सीजन 2 माइनस की बात करें यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, यानी +8 तो आपके पहले शेल में, आपके पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आपने पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ाया लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा दिया। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा, तो आपका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो थोड़ा वीक होने लगेगा, तो इसलिए साइज बढ़ जाता है। कई बार बच्चों को ये बहुत डाउट होता है कि सर हमने जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होता है कि अगर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो अगर हम चार्ज बढ़ाएं तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर यहाँ पे +8 है और यहाँ -6 जो फोर्स लगाएगा और यहाँ +8 और -8 जो फोर्स लगाएगी, ये फोर्स तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी हम काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम उतना उस चीज को हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की बात नहीं करते। यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ेगा, जिसके वजह से आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है। यानी 2 माइनस का जो साइज होगा वो O से आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये है आयनिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट। तो अगर हम आयनिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट देखें सारा, तो देख सकते हैं आप लिथियम प्लस और लिथियम का कंपेयर करें तो लिथियम का है 134 और लिथियम प्लस का 90। अगर हम पहले ग्रुप वाइज चलते हैं तो देखिए, पहले क्या, लिथियम 134, अगर बेरिलियम की बात करें 90, ये हम रो वाइज बात कर रहे हैं। लिथियम 134, बेरिलियम 90, बोरॉन 82, ऑक्सीजन 73, फ्लोरीन 71। यानी आप देख रहे हो जैसे जैसे आप ग्रुप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। टॉप टू बॉटम चलो, लिथियम का 134, सोडियम का 154, पोटेशियम का 196, रुबिडियम का 211। यानी जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो, आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। अब आते हैं आयनिक रेडियाई पे। ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को मर्ज मत कीजिए। ठीक है। तो अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें तो देखिए, आयनिक रेडियाई में लिथियम का क्या है 134, लेकिन लिथियम प्लस का 90। यही बेरिलियम 2 प्लस की बात करें 59, बेरिलियम बोरॉन अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 41। जस्ट देख रहे हैं, आधा हो गया है आपका एटॉमिक साइज। ठीक है, कंपेयर कर पा रहे हैं। अगर यही आप नेगेटिव चार्ज में चले जाए, यानी ऑक्सीजन का 73 है, 2 माइनस की बात करें तो 126 आपका साइज हो जाएगा। ये सारे साइज आपके पीजोमीटर में है, यानी 10⁻⁻12 मीटर।
ठीक है। अगर फ्लोरीन 71 है तो अगर फ्लोरीन माइनस की बात करें तो 190, यानी एक माइनस तो 190, दो माइनस चार्ज तो 126। ठीक है, तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा आपका एटॉमिक साइज उतना बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एटॉमिक साइज उतना ही कम होगा। तो ये हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, यही आप चीज यहाँ भी कैटायन और एनायन में देख सकते हैं। देखिए एक पॉजिटिव चार्ज तो ये साइज, दो पॉजिटिव चार्ज और कम, तीन पॉजिटिव चार्ज और कम, फोर पॉजिटिव चार्ज कितना कम, फाइव पॉजिटिव चार्ज पे और सिक्स पॉजिटिव चार्ज पे आप कंपेयर कर सकते हैं आप साइज का। वही चीज वेनेडियम में है, अगर कोई चार्ज नहीं है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 पर, तो आप यहाँ एंगस्ट्रॉम में आपका रेडियस है, देखिए 1.31, 0.87, 0.72, 0.67, 0.53। तो जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाएंगे आपका एटॉमिक रेडियाई घटते जाएगा, सॉरी आयनिक रेडियाई, चार्ज मतलब आयनिक रेडियाई। ऐसे मैग्नीज में देखिए आप सिंपल सा देख सकते हैं, जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं आपका साइज डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यही सारी चीजें कुछ इसमें भी लिखा है कि सेम चीजें हैं पीरियोडिक टेबल की। Mn2 प्लस का 0.82, Mn3 प्लस 6.5, Mn4 प्लस 5, जो आपने लास्ट में देखा। सोडियम प्लस पे देखिए एक चार्ज है तो 1.02, मैग्नीशियम में 0.72, 3 प्लस में 0.534 प्लस में। तो ये सारी चीजें, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको बताया जा चुका है। तो ये हमने यहाँ तक देखा आपका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। यहाँ पे हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसे देख लेते हैं। अगर हम क्लोज्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली वन डायमेंशन में सारे जैसे एक एटम्स को अरेंज कर सकते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी एटम के, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी एटम के बगल में कितने एटम अरेंज है। जैसे इस एटम के बगल में ये दो एटम है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। मतलब किसी भी एटम के नेबरहुड में कितने पार्टिकल हैं या कितने एटम्स हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, जैसे इसका 2। और अगर वॉइड की बात करें तो वॉइड किसी भी जो लैटिस है उसमें कितना एम्प्टी स्पेस है उसे हम वॉइड कहते हैं। अगर ये तो हो गया वन डायमेंशन। अगर हम टू डायमेंशन की बात करें तो टू डायमेंशन में हम क्या कर सकते हैं, या तो एटम हम इसके नीचे अरेंज कर सकते हैं या यहाँ पे, मतलब कि, तो अगर हम टू डायमेंशन की बात करें तो हम क्या किए, हमारा वन डायमेंशन में ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट था, सिर्फ एक एक ऐसे एटम था, है ना। तो अगर हम इस अरेंजमेंट को ए कह दिए तो इसी के जस्ट नीचे अगर हम एटम अलाइन कर रहे हैं जैसे इसमें है जस्ट नीचे, तो उसे ए पैटर्न कहेंगे। और इसमें देखिए आपका ये जो एम्प्टी स्पेस है इसे वॉइड कहते हैं। अगर आपने ये कोई एटम ले लिया तो इसके बगल में आप देखिए 1 2 3 4 इसके कांटेक्ट में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। इसको अगर ज्वाइन करें बाकी इस नेबरिंग सेंटर को तो ये स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बना रहा है। अगर आप ये वॉइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर आप जाने तो वॉइड का भी कोऑर्डिनेशन कितना 1 2 3 4 है। ठीक है, अगर आप सेट इसकी बात करें, जैसे ये आपने अरेंजमेंट लिया था इसके वॉइड में, जैसे देखिए ये जो यहाँ पे यहाँ अरेंज करने लगेंगे ये चीज है ना, तो ये हो गया ए बी पैटर्न। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो इस एटम को लीजिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 छह पार्टिकल या छह एटम इससे टच में है, इसको टच कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हेक्सागन बनाएगा, इसीलिए इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, अगर इसके फ्री स्पेस की बात करें तो देखिए इसमें फ्री स्पेस इसके कंपेयर में बहुत कम है। अब ध्यान दीजिए, ये मैंने बताया पार्टिकल का, यानी जो एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लैटिस में जो है इसका 6 है। लेकिन अगर मैं वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछी, जैसे ये वॉइड है इसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। ये ट्रायंगुलर शेप बना रहा है और इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 3। तो ध्यान रखिएगा वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है और एटम के अरेंजमेंट का, यानी जो लैटिस पॉइंट पे एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है। हमारे काम के लिए जो हमें इंपॉर्टेंट है वो है हमारा वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों, हम आगे अभी समझाएंगे, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, है ना, कि वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है और लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है। ठीक है,
तो इस केस में अगर वॉइड का देखें तो 3 और लैटिस पॉइंट का देखें तो 6। ठीक है, अब आते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में हमने देखा था कि एटम पूरे अरेंज थे जैसे ये, है ना। तो अब इसी के ऊपर हम जैसे ये पूरे इस लेयर को हमने, ये पूरा एक लेयर को हमने ए मान लिया। अब इसी के जस्ट ऊपर एक इसी तरह का लाइन करते जाएं तो क्या मिलेगा, ए ए, मतलब ये पूरा एक लैटिस है, इसी के जस्ट ऊपर हमने अलाइन किया है। तो ये पूरा अरेंजमेंट को हम ए टाइप का अरेंजमेंट कहते हैं, और इसे क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। क्योंकि क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग भी आएगा और क्यूबिक पैकिंग भी आएगा, तो अलग अलग है, क्लोज्ड लगने से अलग हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं क्यूब क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग कहिए इन 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन क्लोज्ड पैकिंग फॉर्म 2 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, तो इसे हम क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, अब इसमें भी वॉइड का और लैटिस का हम दोनों का देखते हैं कितना कोऑर्डिनेशन है। अगर वॉइड का देखें तो जैसे ये है 1 2 3, तो इसके बीच में अगर कोई हम एटम रख दें, मतलब ये हमारा कैसा है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, सॉरी, है ना। अगर इसके बीच में आप कुछ रखते हैं वॉइड के बीच में, तो आपका कोऑर्डिनेशन कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी अगर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। लेकिन अगर लैटिस का पूछा जाए तो देखिए किसी लैटिस पे कितने होंगे, इधर एक, इधर एक, 2 3 4, नीचे 5 और 6। तो लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6, 6 सिर्फ अटैच्ड है, तो लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ और वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ। तो मैं इसलिए बार बार अब बोल रहा हूं क्योंकि हमें काम है वॉइड का। हमारे जो आगे पढ़ेंगे पॉलिंग्स रूल, तो वहां पे जो आयंस कैटायन एनायन का होता है, तो हमें वहां पे जरूरत पड़ेगा वॉइड का, और लैटिस अलग होता है। तो कई बार आप लोग याद कर लेते हैं कि अरे यार क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में हमारा क्या था, सॉरी क्यूबिक यूनिट सेल के में कितना था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। लेकिन अगर हम वहां पे देखेंगे तो वॉइड हमें चाहिए, तो वॉइड का कितना होगा, 8, और यूनिट सेल के लिए होगा 6। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, अगर हम यही 2 डायमेंशन की बात करें, मतलब 3 डायमेंशन की, तो सेकंड लेयर अगर हमने ए बी टाइप पे रखा, इससे पहले हमने किस पे रखा था, ए टाइप पे, अब हम क्या रख रहे हैं, ए बी टाइप पे। तो ए बी टाइप वाले पे अगर हम रखेंगे तो देखिए हमारे पास 2 वर्ड बन रहा है, एक ट्रायंगुलर अपवर्ड और एक ट्रायंगुलर डाउनवर्ड। अब हम एक टाइम पे एक ही को कवर करेंगे। अगर हम ट्रायंगुलर अपवर्ड को कवर कर दें तो हमारा कुछ बॉल ऐसा रखाएगा। इसमें हमने क्या किया है, ट्रायंगुलर अपवर्ड, ये जो है ना, तो ट्रायंगुलर अपवर्ड को हमने क्या किया है, इसको कवर किया है ना। जैसे ये ट्रायंगुलर अपवर्ड है, इसके ऊपर हमने बॉल रखा है, जितने ट्रायंगुलर अपवर्ड है, तो ट्रायंगुलर अपवर्ड के ऊपर बॉल रखेंगे तो देखिए ये जो वर्ड बनेगा इसे हम टेट्राहेड्रल वर्ड कहते हैं। इसमें क्या है, 3 बॉल हैं, मतलब 3 एटम, और उसके ऊपर जस्ट आपने एक रखा है, तो ये टेट्रागोनल टेट्राहेड्रॉन की तरह बनता है, इसलिए इसे टेट्राहेड्रल वर्ड कहते हैं। और इस वर्ड का अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो कितना होगा, 1 2 3 4। किसका देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, वर्ड का। तो टेट्राहेड्रल होल जो है या टेट्राहेड्रल वर्ड जो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर जो दूसरा वाला वर्ड बनेगा वो होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड के साथ क्या है, नीचे जो है हमारा लोअर ट्रायंगल बना है और ऊपर एक अपर ट्रायंगल की तरह बना है, कुछ ऐसा है ना, ये जो बॉल है यहाँ। तो अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा है, लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल, इसके बीच का जो स्पेस होता है, खाली स्पेस, इसे हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहते हैं। अब यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, अगर हम ये बॉल ले लें, ये वाला, ठीक है, और ये बॉल ले लें, तो देखिए क्या है, ये बी, ये 1 2 3 4 स्क्वायर टाइप का बन रहा है। यानी ये कुछ ऐसा है कि स्क्वायर है बीच में, ऊपर एक बॉल है और नीचे एक बॉल है ना, एक ऊपर एक नीचे, और ये 4 स्क्वायर है। मैं इसे मिटा इरेज करता हूं तो आपको थोड़ा दिखेगा, है ना। देखिए, तो अब समझ में आ रहा है, ये वाला बॉल लीजिए एक,
ये वाला नीचे, तो आपको बीच में स्क्वायर टाइप मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसा है। तो अगर आप इनको ज्वाइन करें तो देखिए कितने फेस मिल रहे हैं, एक, मतलब इस साइड एक फेस, आगे दो, तीन, और ये पीछे चार। इसी तरह नीचे भी चार बनेंगे, है ना। तो चार चार आठ फेस बनते हैं, तो इसलिए इसे ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल क्यों बना नाम, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चार ऊपर फेस बने और चार नीचे, चार चार आठ फेस बनते हैं, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल। मतलब अगर हम इसे अच्छे से बनाएं तो ये कुछ ऐसा, और बीच में स्क्वायर है, तो एक, ये कुछ ऐसा है, तो एक, ये एक फेस बना, इधर दो, आगे तीन और पीछे चार, इसी तरह चार ऊपर और चार नीचे बनते हैं, तो ओवरऑल ये आठ फेस बनता है, इसलिए इसे ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहते हैं। तो ये दो लेयर का है। अब जो तीसरा लेयर है, अब तीसरा लेयर के साथ हम क्या कर सकते हैं, तीसरा लेयर हम जो है, अब तीसरा लेयर के साथ ये है, या तो तीसरा लेयर हम टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर कर सकते हैं या ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर सकते हैं। मतलब ये तो हमारा लेयर ये हो गया ए, ये सेकंड लेयर जो हमने रखा बी। अब जो थर्ड लेयर रखेंगे, अगर हम देखें टेट्राहेड्रल, ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वर्ड यहाँ पे है, अगर हमने इस टेट्राहेड्रल के ऊपर रखा तो देखिए ये जो नीचे वाला लेयर है ए लेयर, इसी के जस्ट ऊपर कवर कर जाएगा कि नहीं। जो तीसरा बॉल हम रखें वो टेट्राहेड्रल को कवर करें तो क्या करेगा, जो ये यहाँ रखाएगा, ये यहाँ टेट्राहेड्रल वर्ड को अगर आप कवर करते हुए रखेंगे तो आपका क्या होगा, जो नीचे वाला बॉल था वही वाला बॉल लेयर ऊपर आ जाएगा। यानी जो थर्ड लेयर होगा वो भी फर्स्ट लेयर ही होगा ना। थर्ड लेयर जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट लेयर का ओवरलैप है। यानी जो हमारा सीक्वेंस बनेगा ये क्या बनेगा, ए बी ए टाइप का बनेगा। ठीक है। अगर और इसे समझें तो हम ये कह सकते हैं कि, थोड़े से रेज कर लेते हैं, कि जैसे अगर सीक्वेंस बना है, जैसे ये हम टेट्राहेड्रल वर्ड लिए, तो जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर क्या बना है, हेक्सागन। हेक्सागन के ऊपर क्या, जैसे ये हमने बॉल लिया है, ठीक है, इस बॉल का कोऑर्डिनेशन क्या है, ये बना है ना, हेक्सागन। ठीक है, इसके ऊपर हमें क्या मिला, टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड के बाद क्या मिलेगा, फिर यही हेक्सागन मिलेगा, यही लेयर मिलेगा ना। जब आप टेट्राहेड्रल वर्ड को देख रहे थे तो आपको सेम लेयर मिल रहा था। यानी आपका जो सीक्वेंस होगा ए बी ए टाइप का होगा, ये बनेगा आपका टेट्राहेड्रल वर्ड के ऊपर रखेंगे। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड के ऊपर अगर आपने बॉल रखा तो बिल्कुल ही अलग सीक्वेंस मिलेगा। तो इसे हम अगले में देखते हैं, थर्ड लेयर का। तो देखिए, जब वही चीज है, जब थर्ड लेयर हम की बात कर रहे थे, तो जब हम टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करते हैं तो उससे हमारा एचसीपी बनता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। और जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड को बॉल कवर करते हैं तो एफसीसी बनता है, या फिर हम कह सकते हैं सीसीपी, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो देखिए ये यहां मैं इसीलिए बोल रहा था, उसे अलग याद कीजिएगा, क्योंकि क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग अलग है और क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग अलग है। क्लोज्ड की वजह से आपका अलग हो जाता है। ठीक है, तो क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग क्या होगा, जब आप ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करेंगे तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा ए का, फिर बी का, फिर सी। तो ये सीक्वेंस जब बनेगा, ये बनेगा ए बी सी, ए बी सी का, है ना। और देखिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड, यानी जो सबसे पहले हम इसको ले रहे हैं, तो सबसे एकदम नीचे वाला जो ये जो रेड में बॉल है, रेडिश बॉल है, वो क्या है, हेक्सागोनल पैटर्न बनाया है। ठीक है, हेक्सागोनल पैटर्न के ऊपर हमें क्या मिला है, लोअर टेट्राहेड्रल वर्ड। ठीक है, अगर आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, एक और वर्ड मिलेगा जो कि आपका अपर वो बनाएगा, ट्रायंगुलर वर्ड। ये लोअर ट्रायंगुलर वर्ड था, ये कैसा बनाएगा, अपर ट्रायंगुलर वर्ड। यानी कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड की बात करें तो देखिए क्या है, जब टेट्राहेड्रल वर्ड की बात की, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागन मिला था, फिर लोअर ट्रायंगल, फिर हेक्सागन, फिर लोअर ट्रायंगल। लेकिन क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात की थी आपने, पहले क्या मिला, हेक्सागोनल, फिर लोअर ट्रायंगल, फिर अपर ट्रायंगल, फिर हेक्सागन, फिर लोअर ट्रायंगल, फिर अपर ट्रायंगल, है ना। अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, जो वर्ड बनेगा इसके कोऑर्डिनेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एससीपी की। तो एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका बनता है 12। देखिए क्या है, हेक्सागन, फिर नीचे ट्रायंगल, जो अपर ट्रायंगल, नीचे भी अपर ट्रायंगल। तो ये कैसा बना, जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 1 2 3 6 9 और 3 ऊपर 12। लेकिन अगर यही आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग का देखेंगे तो क्या हो गया,
देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हेक्सागन ऊपर टेट्राहेड्रल, लोअर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल, फिर ये इसके ऊपर लोअर ट्रायंगल होगा, तो होगा क्या, नीचे आपका अपर ट्रायंगल, ऊपर लोअर ट्रायंगल, तो यही चीज है, नीचे अपर ट्रायंगल, ऊपर लोअर ट्रायंगल, ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12। यानी अगर आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इन सब का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। ठीक है, ओवरऑल समरी की बात करें जो हमें अभी तक समझ में आया, यानी ट्रायंगुलर वर्ड हुआ तो ट्रायंगुलर वर्ड के लिए आपका ये हो गया, टेट्रागोनल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, देखिए ये वर्ड की हम बात कर रहे हैं सारा, तो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड मतलब 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, क्यूबिक वर्ड का मतलब 8, और क्यूबो ऑक्टाहेड्रल वर्ड का जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है ना। यही मैं ये समझा रहा था कि देखिए अगर लेटिस पॉइंट पे होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग का वर्ड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये कितना होगा, 8। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर सारा खत्म होता है। होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है हमारा लुइस पॉलिंग्स रूल। तो लुइस पॉलिंग्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। लिनस पॉलिंग्स, तो इनका क्या है, ये प्रोफेसर थे, 19 साल की उम्र में ये कैलटेक में प्रोफेसर बने। ये ऐसे बहुत रेयर पर्सन हैं जिनको 2 नोबेल प्राइज जिन्होंने जीता है। एक तो इन्होंने केमिस्ट्री में जीता है, जिस टॉपिक पे उन्होंने जीता था तो वो था रिसर्च इनटू द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड एंड इट्स एप्लीकेशन टू द इक्विलिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और जो दूसरा नोबेल प्राइज जीता है वो नोबेल पीस प्राइज है। ये वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट में इन्होंने काफी बुकें लिखी हैं, और ये वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, तो इसलिए इन्होंने पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज जीता था उसके लिए। इन्होंने 5 रूल दिए हैं हमें केमिस्ट्री के समझने के लिए मिनरल के, जिसमें पहला रूल है रेडियस रेशियो प्रिंसिपल, दूसरा रूल है इलेक्ट्रोस्टैटिक वैलेंसी प्रिंसिपल, तीसरा रूल है शेयर ऑफ एजेस और फेसेस बाय कोऑर्डिनेटिंग पॉलीहाइड्रा इज इनहेरिट इनहेरेंटली अनस्टेबल, चौथा जो है वो तीसरे का ही एक्सटेंशन है, और पांचवा रूल है प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी। तो वन बाय वन इन सभी को हम देखते चलते हैं। पहला रूल है आपका रेडियस रेशियो प्रिंसिपल। रेडियस रेशियो प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपका कैटायन और एनायन है, तो अगर आप इफेक्टिव रेडियस निकालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, कैटायन और एनायन का रेडियस जोड़ दीजिए, आपको इफेक्टिव लेंथ, आपको रेडियस मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं वॉइड की बात क्यों कर रहा था अभी तक, क्योंकि जो आपका एनायन होता है, आप जानते हो, आपने रेडियस रेशियो मतलब जो पहला टॉपिक पढ़ा था रेडियस में, उसमें हमने देखा था कि कैटायन का रेडियस एनायन के कंपेयर में बहुत स्मॉल होता है। तो कैटायन का देखिए, जो कैटायन होता है वो जनरली वर्ड में ही चला जाता है। तो आपका जो यहाँ पे देखिए वर्ड है, इसी में आपका जो कैटायन होता है वो होता है, इसीलिए हम कैटायन और एनायन का रेशियो की बात करते हैं, रेडियस रेशियो। तो इसीलिए हमें वर्ड का ज्यादा जरूरत होता है बजाय लेटिस पॉइंट की। तो यहाँ हमारा क्या है, वर्ड का काम होता है। कैटायन हमारा जनरली वर्ड में मिलता है, इसीलिए हम जो कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे थे अभी तक वो वर्ड का ही देख रहे थे, ना कि जो लेटिस है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसीलिए मैं ध्यान बार बार बोल रहा था, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज से कि ये सर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर जो पढ़ा था कि क्यूबिक का, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का, क्यूबिक पैकिंग का, ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अलग होता है, सीसीपी होता है ना, वो अलग होता है, और क्यूबिक पैकिंग अलग होता है। तो क्यूबिक पैकिंग का हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्यूबिक पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 दिखाता है। तो वो वर्ड अलग चीज है और आपका लेटिस पॉइंट अलग चीज है। हमें वर्ड से ज्यादा मतलब होता है, इसीलिए हम इस चीज को ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये वर्ड में होता है। तो कैटायन और एनायन का इफेक्टिव लेंथ जानना है, तो आप क्या कीजिए, कैटायन और एनायन का रेडियस जोड़ दीजिए, आपको जो इफेक्टिव लेंथ है वो मिल जाएगा। तो वही लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एनायन कैन बी कैलकुलेटेड बाय देयर इफेक्टिव आयनिक रेडियाई एंड cation coordination depend on the relative radii of cation surrounding by anion। तो ये तो समझ में आ गया। दूसरा, जो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कैटायन का, वो डिपेंड करेगा कैटायन का साइज कितना है। कैटायन का साइज जैसे जैसे बड़ा होता है, अगर देखिए कैटायन का साइज छोटा है इतना, तो वो क्या होगा,
इस ट्रायंगुलर वर्ड में ही चला जाएगा। और आपने देखा है ट्रायंगुलर वर्ड और क्यूबिक वर्ड में आपका वर्ड क्यूबिक में ज्यादा होता है। ये सारी चीज अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ट्रायंगुलर वर्ड का वर्ड छोटा होता है, क्यूबिक वर्ड का बड़ा होता है। तो अगर आपका कैटायन का साइज बड़ा होते जाएगा एनायन के कंपेयर में, तो आपका क्या होता जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा। या अदर वर्ड में कह लीजिए द रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज सो द कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे जैसे कैटायन का रेडियस इंक्रीज करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा। इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड आपको दिख रहा है, ये 4 बीच में है, ऊपर एक नीचे एक, है ना। तो ये अगर आप बीच में सिर्फ देख रहे हैं तो अगर मैं कट करूं तो 1 2 3 4 ऊपर एक बॉल होगा नीचे एक बॉल। तो अगर मैं इस यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन रेडियस रेशियो निकालूं, यानी रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन रेशियो निकालूं, तो ये रेशियो जितना ज्यादा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ज्यादा होगा। इसका कहने का मतलब कि आपका कैटायन का रेडियस जितना बड़ा होगा एनायन के कंपेयर में, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ज्यादा होगा। यही चीज अभी तक हमने देखा था। तो हम इन दोनों के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर इस केस में कैलकुलेट करें तो ये हमारा कैटायन, ये कैटायन और ये कैटायन के सॉरी एनायन एनायन का रेशियो है। तो ये हम रेडियस लिख लेते हैं 2 एनायन का। ठीक है, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ 2 रेडियस ऑफ एनायन, ये एनायन के बीच का है। ये भी एनायन जेड नहीं, ए से दिखा देते हैं एनायन। और ये जो है ये एनायन का, ये एनायन और ये 2 टाइम डायगोनल, तो ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया 2 टाइम्स ऑफ एनायन प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैटायन। अगर आप ट्रायंगुलर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये 90 डिग्री है, तो आप ये लिख सकते हैं 2RA का होल स्क्वायर प्लस 2RA का होल स्क्वायर, मतलब इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू इस साइड का हाइपोटेनस का स्क्वायर 2 टाइम ऑफ RA प्लस RC का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना आपका, अगर ओपन करेंगे तो ये 4RA का होल स्क्वायर प्लस 4RA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ RA प्लस RC का होल स्क्वायर। हम स्क्वायर इस पैटर्न इधर भी बना लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं अंडर रूट 8, 4 प्लस 4 8 और अंडर रूट 8 RA का होल स्क्वायर कर लेंगे। इक्वल्स टू ये आएगा 2RA प्लस RC का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, यानी आपका बना अंडर रूट 8RA इक्वल्स टू 2RA प्लस RC, है ना। तो अब क्या है, ये 2 से ये अंडर रूट 8 है, तो ये बाहर कितना निकलेगा, तो इसे अब इधर करते हैं। तो 2 रूट 2RA इक्वल्स टू 2RA प्लस 2RC, मतलब RA RC ये कॉमन ले लेते हैं, 2 हटा देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी अंडर रूट 2RA इक्वल्स टू RA प्लस RC, ये इधर ले जाइए तो रूट 2 माइनस 1 RA इक्वल्स टू RC। RA को इधर लाइए, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1 इक्वल्स टू RC बाई RA। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू जो RC बाई RA आई, ये आई 0.414। यानी आप देखिए RA बाई RC अगर हम करें, RA बाई RC बाई RA सॉरी, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, ये वैल्यू है 0.414। तब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, है ना। अगर हम ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करें, 3 फोल्ड, तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो जाहिर सी बात है 0.414 से कम आनी चाहिए। तो इसे देख लेते हैं कि ये कितना आता है इस केस में, सॉरी, तो इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये जो साइड है ये क्या है, 2RA, ये भी 2RA और ये भी 2RA है ना। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, एंगल बाइसेक्टर खींचो, वो सारा चीज सब सेम जगह से पास होता है ना। तो ये सब इसके सेंटर से पास होगा। अब ये जो सेंटर है, ओके मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा ये 2RA है
ये भी 2 आ रहे हैं, ये भी 2 आ रहे हैं। ये हमारा सेंटर है। तो हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप साइड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कुछ भी खींच लीजिए, सब सेंटर से पास होता है ना। तो ये हम ड्रॉ किए, तो ये सारा यहाँ से पास होगा। अब हम ये वाला ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ये है ना। देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो ये पूरा एंगल था 60, ये एंगल बाइसेक्टर भी यही होगा साइड, तो ये एंगल हो गया 30। ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड, तो ये तो हो गया सिर्फ आर ए, है ना, आधा। ये साइड हो गया आर ए प्लस आर सी, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैटायन का थोड़ा सा और एनायन का, रेडियस और कैटायन का ऐड होगा। तो अगर हम ये ट्रायंगल अलग से तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ये इधर आर ए है, इधर आर ए प्लस आर सी है, और ये एंगल 30 डिग्री है। तो अगर मैं इसे करूं तो cos 30 आता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस आर ए अपॉन आर सी प्लस आर ए। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर सी प्लस आर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ बना √3 RC प्लस √3 RA इक्वल्स टू 2 RA। RA को एक साइड लीजिए, √3 RC इक्वल्स टू 2 माइनस √3 RA। अगर आप इधर लाएंगे तो यहाँ आएगा RC/RA इक्वल्स टू 2 माइनस √3 अपॉन √3। √3 की वैल्यू होती है 1.71। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.155। यानी देखिए इस केस में कितना आया था 0.414 या 0.414, और इस केस में 0.155। यानी आप देख रहे हैं जो रेडियस ऑफ कैटायन है, अगर उसकी साइज बढ़ रही है, कैटायन एनायन रेशियो, तो आपका क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ 3 से 6 हो जा रहा है जैसे जैसे। तो ये प्रूफ करता है जैसे जैसे आप कैटायन की रेडियस बढ़ाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका बढ़ते जाता है। तो ये सीक्वेंस जो है, इसे इस टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए अगर रेडियस 1.5 से कम हुआ तो 2 फोल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब 0.155 या 0.15 है तो आइडियल 3 कोऑर्डिनेशन नंबर। आइडियल मतलब तीनों जो थे वो कांटेक्ट में थे, है ना, तीनों जो एटम है वो तीनों ही क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे। तो ये चीज होगा, ठीक है। अगर आप 0.55 से 22 तक जाएंगे तो आपको ट्रायंगुलर ही मिलेगा। 0.22 पे टेट्राहेड्रल यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, और 22 से 41 तक, 0.41 तक 4 ही रहेगा। 41 पे या कह लीजिए 41 से 73 तक 6 रहेगा, 73 से 1 तक 8 रहेगा, और 1 से ज्यादा 1 या 1 से ज्यादा, ये 1 है मतलब 1 से जस्ट कम 7.373 इस केस में आएगा, है ना। तो 1 और 1 से ज्यादा जो होगा डू डेड का हाइड्रल कोऑर्डिनेशन, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। क्यूबिक का देखिए ये 8 है। ये जो जितने भी है ना, ये वॉइड के कोऑर्डिनेशन नंबर बता चुका हूं। तो ये सारे इस चीज से हैं, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन गेट में और नेट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। आगे आते हैं पॉलिंग सेकंड रूल। पॉलिंग सेकंड रूल को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वैलेंसी प्रिंसिपल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वैलेंसी प्रिंसिपल कहता है कि जो आप बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मतलब कैटायन और एनायन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो कैटायन के वैलेंसी को डिवाइड करके। आप कैटायन के वैलेंसी को डिवाइड करके आप कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी अगर इसका कैटायन का चार्ज आपका 2 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 2 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, आपको पता चल जाएगा कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है। तो वही है, वी कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक वैलेंसी बाय डिवाइडिंग द आयंस वैलेंसी, आयन की वैलेंसी जो कि इसका अगर चार्ज 2 है तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर से, ठीक है। और फिर वही कह दिया कि अगर आप सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ को जोड़ देंगे तो इसकी वैलेंसी मिल जाएगी, सेम उल्टा चीज कह दिया है, ठीक है। तो अब इस चीज के लिए हम कुछ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जब सबसे पहले हम लेते हैं NaCl का, है ना।
तो इसको हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए। अगर आप लीजिए NaCl का, तो NaCl का क्या होता है, Na का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अगर हम बॉन्ड और इसका चार्ज +1, इस पे चार्ज -1, तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 1, मतलब चार्ज 1 अपॉन कितना कोऑर्डिनेशन 6, तो इसका भी बॉन्ड स्ट्रेंथ 1/6 कैटायन के लिए आया, एनायन के लिए भी Na+ के लिए आया 1/6, और Cl- के लिए भी देखेंगे तो आएगा 1/6, दोनों के लिए हमारा क्या आएगा 1/6, ठीक है बॉन्ड स्ट्रेंथ। और दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 और 6 का। लेकिन अगर आप यही बात करते हो, थोड़ा अलग चलते हैं, यही बात करते हैं हम किसके लिए, CaF2 के लिए, है ना, हम किसके लिए देख रहे हैं CaF2। अब थोड़ा अलग चल रहा है, तो CaF2 का खासियत क्या है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी इस बात को थोड़ा रखिएगा ध्यान में कि जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशियो से जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं वो कैटायन के लिए निकालते हैं, एनायन के लिए नहीं। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि वो रेडियस रेशियो हम किसके लिए निकालें, कैटायन के लिए, ना कि एनायन के लिए। तो इससे क्या होगा, अब देखिए, अब यहाँ पे CaF2 के केस में देखिए, Ca और F- का रेडियस है, Ca+2 का रेडियस है 1.2 और F- का है 1.31, रेडियस रेशियो निकाले आपका आ गया 0.85। अगर आप ध्यान दीजिए 0.85 आपका क्या क्या था, मैंने कहा था वो याद कर लीजिएगा, तो ये था 15.5, फिर क्या था 0.22, फिर था 0.41, फिर था 0.73 और फिर था 1, यानी 0.73 और 1 के बीच लाई कर रहा है, तो आपका कितना हो जाता था कोऑर्डिनेशन नंबर 8, याद कीजिए कितना था 8, और 1 से ज्यादा होता था तो होता था 12, तो ये 8 हो गया कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और इस पे चार्ज +2 है, तो इसका देखिए क्या होगा, इसका अगर हम करें तो ये क्या हो गया, कैल्शियम है, इसके पे चार्ज है +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8, तो इसका चार्ज है 1/4, है ना, यानी ये Ca क्या है 2+, और इसको कितना बॉन्ड बनाना है, ये 8 बॉन्ड बना लिया, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड। लेकिन अगर F- की बात करें, हमने क्या कहा CaF2 का ना, तो F- की बात करें तो अब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना 1/4, यानी F का भी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए 1/4 का। अब 1/4 का बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इस पे आयन है -1 का, तो अभी आपने पढ़ा कि अगर आप जिस सारे बॉन्ड को जोड़ दो तो आपको उतना आयन होना चाहिए, यानी अगर हम इस तरह लिखें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये है कोऑर्डिनेशन मतलब आयन अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना आ गया इसका 1/4, आयन कितना है 1 अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जो फ्लोरीन के लिए आएगा वो 4 आएगा, यानी फ्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए वो 4 ही होना चाहिए, यानी फ्लोरीन किस में मिलेगा टेट्राहेड्रल वर्ड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए और कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए, है ना। तो कई बार होता है कि आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो कि सर अभी आपने बोला कि जो रेडियस रेशियो है वो कितना है, वो है हमारा 8 वाला, एक सेकंड मैं इस पे दिखाता हूँ, जैसे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारा आया था 0.85 का मतलब है कि उसका कोऑर्डिनेशन मतलब रेडियस रेशियो 0.85 आया है, इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि फ्लोरीन टेट्राहाइड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा 4, तो ध्यान दीजिएगा कि जो ये जो वैल्यू है ये रेडियस रेशियो का, ये कोऑर्डिनेशन बताता है कैटायन का, वही हमने बोला, तो कैटायन आपका मिलेगा 8 कोऑर्डिनेशन में, लेकिन फ्लोरीन जो मिलेगा वो मिलेगा 4 टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग था। NaCl में क्या होता था, Na भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता था, Cl भी, यानी कैटायन और एनायन दोनों। लेकिन CaF2 की बात करें तो कैटायन अलग कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रहा है, एनायन अलग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो जो हमने पॉलिंग्स के 2 रूल पढ़े, इसके कुछ खामियां भी हैं। पहला खामी है, देखिए, द आयनिक रेडियाई वेरी विथ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड वैलेंसी, की जो आयनिक रेडियाई होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर और वैलेंसी के साथ वेरी करता है अमंग अदर थिंग्स, ठीक है, अदर थिंग्स समटाइम्स जो रेडियस रेशियो कैलकुलेशन में बी
ambitious because they required choosing coordination number before making calculation। क्योंकि हमारा क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कैलकुलेशन से पहले ही चूज करना होता है, तो ये इसकी पहली खामी है। दूसरी खामी है कि जो हम मान के चल रहे हैं कि सारे आयनिक बॉन्ड होने चाहिए, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आयनिक बॉन्ड के लिए, लेकिन हमेशा कंप्लीटली हमें आयनिक बॉन्ड नहीं मिलता। कई बार कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं, सारे आयनिक बॉन्ड है। तो ये दूसरा हमारा खामी है। थर्ड खामी है कि जो रेडियस रेशियो है इसकी कुछ लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। वी कैन नॉट सर्टेन वेदर इट हाई और लो कोऑर्डिनेशन नंबर विल प्रीवेल्स, ठीक है। अब मान लीजिए जो कोऑर्डिनेशन हमें मिला है रेडियस रेशियो, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर हाई और लो के साथ हमें कोऑर्डिनेशन नंबर में थोड़ा दिक्कत है कि ये एक है तो हम किसके में रखें, तो ये कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। और फोर्थ है कि जो कोऑर्डिनेशन पॉलीमर है वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में इरेगुलर शेप दिखाता है। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया तो हमें रेगुलर पैटर्न नहीं मिलता, इरेगुलरिटी मिलने लगती है। तो ये हमारा इसके साथ खामियां हैं, ठीक है। अब आते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की, हम बात कर रहे थे। अगर हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, अब देखिए इससे पहले हमने क्या बात किया था, NaCl का। NaCl में भी NaCl एक ही तरह का बॉन्ड था। उसके बाद हमने बात किया CaF2, CaF2 में Ca और F के बीच बॉन्ड था। लेकिन अगर हमारा एक से ज्यादा कैटायन हो किसी फॉर्मूले में, जैसे स्पिनल में जैसे MgAl2O4 है, यानी कि MgO बॉन्ड भी मिलेगा और AlO बॉन्ड भी मिलेगा। तो यहां पे हमारे दो अलग अलग बॉन्ड मिलते हैं। अगर इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम रहा तो इसे आइसोडेमिक टर्म हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें यूज करें तो MgO और Al2, Mg इसमें +3 और Al का भी चार्ज कितना होता है, +3, ठीक है। इसका +2 होता है, सॉरी, Mg जो होता है मैग्नीशियम का चार्ज +2 होता है ना। तो अगर आप बात करें Mg और Al के साथ, तो Mg का जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना है, A साइड पे है और इसका टेट्राहेड्रल साइड है, और B जो है इसका A मतलब Mg, B मतलब Al। तो A मतलब यानी Mg टेट्राहेड्रल वर्ड है और ये ऑक्टाहेड्रल साइड है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो अगर मैं डिवाइड करूं Mg का बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालूं तो चार्ज 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये कितना आ गया 1/2। और CaF का AlO का भी बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ AlO के लिए भी क्या हो जाएगा, चार्ज कितना 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, तो 3/6, ये भी 1/2। यानी देखिए AlO हो या फिर MgO हो, इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम रहेगा तो वो आइसोडेमिक में के अंतर्गत आएगा। लेकिन यही अगर आप एनआइसोडेमिक में बात करें तो एनआइसोडेमिक के साथ क्या होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो कोऑर्डिनेशन जो चार्ज है एनायन पे उसके आधे से ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें CaSO4 में, तो CaSO4 का देखिए S जो सल्फर होता है +6 शो करता है चार्ज, है ना। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आपका जो होता है ये 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। सल्फर यहाँ पे कितने का कोऑर्डिनेशन शो करता है, 4, टेट्राहेड्रल वर्ड, है ना। तो अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालें सल्फर का, हम किसकी बात कर रहे हैं, SO4 2- के साथ, ठीक है। तो क्या है, सल्फर कितना, कौन सा, टेट्राहेड्रल वर्ड में है, और इसका अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, चार्ज कितना 6 और बाई कोऑर्डिनेशन और कितना है 4 का, इसे कैंसिल करेंगे तो 1.5 आएगा, ये 1.5। और इसके जो ऑक्सीजन है उस पे जो चार्ज है 2 है उससे, यानी कि जो चार्ज से 1.5 गुना है ना। मतलब इसका आधा करेंगे तो चार्ज का बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना आएगा, 1। जो चार्ज है उससे भी ज्यादा हो तो वो हम कहते हैं एनाइसोडेमिक। यानी इसमें देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, हम ये कह सकते हैं ना कि 1.5 मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। जो वैलेंसी ऑफ एनायन है, एनायन के जो चार्ज है वो आधे से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो इस केस में क्या होता है, इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग होता है कि हम लोग जैसे बात कर रहे हैं CaSO4 की ना, तो हम इस तरह ड्रिल करते हैं कि Ca2+ और SO4 2-, ये पूरे को हम एक एनायन की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि SO4 2- की तरह।
हम ये पूरा एक एनायन की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि ये ब्रेक नहीं होता है। तो हम वही कहें, देखिए SO4 2 माइनस कॉम्प्लेक्सेस आर टाइट यूनिट विद इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऑल सल्फेट हो गया, कार्बोनेट, नाइट्रेट, अदर एनआइसोडेमिक कंपाउंड हैव टाइटली बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। ये बॉन्ड इनका बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसीलिए हम सो वी ऑफ्टन थिंक SO4 2 माइनस या CO3 2 माइनस या NO3 माइनस, इन सब में देखेंगे तो ये एनाइसोडेमिक की चार्ज है। ये सिंगल एनायन की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं किसी भी क्रिस्टल में, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं मेसोडेमिक। मेसोडेमिक में क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एनायन बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो एग्जैक्टली आधा होता है एनायन के चार्ज के। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे SiO4 माइनस है, तो SiO4 के साथ देखिए सिलिकॉन पे चार्ज जो होता है +4 का होता है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है, टेट्राहेड्रल वर्ड में है। तो अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/4 जो कि कितना है 1 है ना, और O-2 माइनस यानी जस्ट इसके आधे। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो इससे ये होगा कि जैसे एक सिलिकॉन है, इससे ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाया, ये क्या कर सकता है दूसरे सिलिकॉन से भी जो बॉन्ड बनाया, तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना इन दोनों सिलिकॉन के बीच, ये दोनों ही सेम होगा। यानी कि अगर आप सिलिकॉन लीजिए, इसके साथ ये टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा है, अब ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है ना, तो ये जो दूसरा सिलिकॉन बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होंगे, जिससे क्या होता है कि आपका ये जो शेयरिंग होती है ना ऑक्सीजन की, वो काफी काफी कॉमन हो जाती है SI4 मतलब मेसोडेमिक के साथ। तो वही कहा है कि एन ऑक्सीजन में कोऑर्डिनेट टू अनदर कैटायन जस्ट एज स्ट्रॉन्ग एज टू इट्स कोऑर्डिनेशन SI4+ के साथ, ठीक है। तो इसीलिए जो सिलिकेट सिलिकेट के बीच जो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, न कहीं ज्यादा न कम, तो इसीलिए जो सिलिकॉन सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन होते हैं वो आपको शीट में मिल सकते हैं, पेयर में मिल सकते हैं, चैन में मिल सकते हैं, नेटवर्क में मिल सकते हैं। इसीलिए आप ऐसा ये 4 का इतना नेटवर्क देखते हो, या फिर मेसोडेमिक जितने भी एनायन होते हैं, मतलब मेसोडेमिक जो भी होते हैं, उनका आप इतना नेटवर्किंग देखते हैं। ये आगे आगे जो नेक्स्ट क्लास में होगा हम दिखाएंगे कि सिलिकॉन सिलिकॉन आपका पूरा चैन बनता है, सिलिकॉन सिलिकॉन वैसे भी मिलता है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट अगली बार देखेंगे भी इस चीज को, ठीक है। अब आते हैं पॉलिंग थर्ड रूल का। पॉलिंग थर्ड रूल सिंपल कहता है कि जो अगर टेट्राहेड्रल आइसोलेटेड है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, अगर वो एक बॉन्ड बनाता है आपस में ऑक्सीजन शेयर करता है तो कम स्टेबल, दो बॉन्ड शेयर करता है, 2 ऑक्सीजन शेयर करता है तो और अनस्टेबल, और फेस पूरा यानी कि 3 ऑक्सीजन शेयर कर रहा है तो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों हो ऐसा होगा, देखिए ये जो SiO4 है, ये बेसिकली कुछ ऐसा है, यहाँ सिलिकॉन है और ये ऑक्सीजन का टेट्राहेड्रॉन है ना, ये कुछ ऐसा है। अगर मैं इसे दिखाना चाहूँ, कुछ ऐसा है ना, कि ये देखिए ये बीच में आपका सिलिकॉन हो गया और ऑक्सीजन आपके क्या है इस तरह अटैच्ड है, ठीक है। अगर आप इसे बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब क्या होगा, अगर आइसोलेटेड सिलिकॉन है तो इनके जो आयंस होंगे ये पॉजिटिव, और सिलिकॉन के पास +4 चार्ज है, तो ये सिलिकॉन पॉजिटिव चार्ज, इसका सिलिकॉन पॉजिटिव चार्ज दूर दूर रहेगा। अगर एक सिलिकॉन यहाँ मतलब ऑक्सीजन शेयर किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ, चार्जेस पास में आ गए। अगर 2 फेस तो यहाँ सिलिकॉन और यहाँ बीच में सिलिकॉन होगा, ये पास और पास आ गया। अगर फेस कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज और पास आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज रिपेल करते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसकी अनस्टेबिलिटी आपको बढ़ाते जाएगा। तो यही कहा है ऐसा ही ये जो टेट्राहेड्रा है ना, ये SiO4 का है ना, सिलिकॉन टेट्राहेड्रल। तो अगर आप इसे अरेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनता है ना, कुछ इसी शेप का बन जाएगा। तो यहाँ बीच में सिलिकॉन है और 4 ऑक्सीजन है, तो जितना सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में यानी पॉजिटिव चार्ज दूर रहे उतना ही ज़्यादा बेटर है। एक शेयर करेगा तो पास आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, 2 ऑक्सीजन शेयर करेगा और पास, 3 करेंगे और पास आ जाएगा। इसीलिए आपकी अनस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ते जाती है, सबसे ज़्यादा फेस में होगी, फिर एज में उससे कम, फिर वर्टेक्स शेयरिंग में और कम, और आइसोलेटेड में बहुत कम होती है। पॉलिंग फोर्थ रूल थर्ड का ही आपका एक्सटेंशन है, कहा है कि स्मॉल कैटायन विथ हाई चार्ज डू नॉट शेयर एनायन विथ अदर। मतलब कि अगर आप सिलिकॉन ही ले लीजिए, यानी कि कोई छोटा चार्ज है, छोटा आयन है जिसपे चार्ज बहुत ज्यादा है ना, तो वो
अपना ऑक्सीजन दूसरे के साथ जल्दी शेयर नहीं करता है। तो वही चीज आपने थर्ड में देखा था कि एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है अनस्टेबल, 2 कर रहा है तो और अनस्टेबल, 3 कर रहा है तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो वही चीज ये बता रहा है कि अगर आप ज्यादा शेयरिंग करने लगते हो तो वो शेयर ज्यादा नहीं कर पाता है। ठीक है, शेयर करेगा तो पास पास आने लगेंगे ये चार्ज, जो कि अनस्टेबल होने लगेगा। पॉलिंग फिफ्थ रूल कहता है रूल ऑफ पार्सिमोनी, मतलब कि आपके पास बहुत कम फ्यू ही कंपाउंड होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एनायन कंटेन करते हैं अलग अलग वेरिएट का, नहीं तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि अगर आप लास्ट क्लास याद होगा तो आपको पता होगा फेल्सपार, प्लेजियोक्लेस फेल्सपार, अल्कली फेल्सपार, क्वार्ट्ज, माइका, एम्फीबोल, पायरोक्सिन, यही कुछ 5-6 ले लें तो मैक्सिमम जो मिनरल्स हैं, जो अर्थ मिनरल है वो यही है, 5-6 ही आप उठा लीजिए तो इन्हीं से ही पूरा मिनरल बना, मतलब पूरा अर्थ का कंपोजिशन बना हुआ है ना। नॉन सिलिकेट मिनरल और अदर सिलिकेट मिनरल तो 3 और 5% होते हैं बस, या 8%। तो अगर आप देखें 85 to 90% आपकी यही 5-6 ही कवर कर जाते हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, बहुत सिंपल ही आपको मिलेगा कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिंग्स रूल खत्म होता है। पॉलिंग्स रूल हमें बेसिकली बताता क्या है, तो दे आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल केमिस्ट्री ऑफ मिनरल, दे एक्सप्रेस कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ मिनरल, दे इंडिकेट दैट ओनली वेरी स्टेबल कंपाउंड अकर इन मिनरल, है ना, जो बहुत स्टेबल कंपाउंड होते हैं वही मिनरल में पाए जाते हैं। लेस स्टेबल कंपाउंड आइदर डू नॉट फॉर्म इन नेचर और सून डिकम्पोज मिनरल then are stable at their condition। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। तो ये हमारा पॉलिंग्स रूल का बेनिफिट है। आगे आते हैं, अब आते हैं लास्ट ईयर के जो कुछ गेट और जेआरएफ में क्वेश्चन पूछे गए नेट यूजीसी ने, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट फॉर लिंक आंसर क्वेश्चन। ठीक है, इस स्टेटमेंट के आधार पे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देखना है। पहला है कि एफईओ बॉन्ड लेंथ ऑफ हेमेटाइट इज इतना, जो बॉन्ड लेंथ है वो है 2.05 एंगस्ट्रॉम, और जो उसके साथ एनायन का बॉन्ड है वो 1.32 है। तो द करेक्ट पेयर ऑफ रेडियस रेशियो कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो करते हैं। तो यानी कि बॉन्ड लेंथ हो गया 2.05, उसमें एनायन का हो गया 3 तो कैटायन का रेशियो कितना आया, ये इसे दिया, ये आ गया 3 आया, ये यहाँ पे 7 तो 0.73। तो अगर हम ये कैटायन का रेडियस हो गया एनायन, तो अगर हम क्या होता है हमारा रेडियस, आर सी बाई आर ए करें, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, तो रेडियस ऑफ कैटायन हमारा है 0.73 ना। तो 0.73 को अगर हम डिवाइड करें 1.32 से, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.55, है ना। अब देखिए ये किस में करता है, तो हमें याद होना चाहिए हमारा क्या क्या था, 0.15, 0.22, 0.41, 0.73। तो 41 से 73 के बीच में आएगा। ये होता है, ये रेशियो होता है 3 कोऑर्डिनेशन, ये होता है 4 कोऑर्डिनेशन, और ये होता है 6 कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन कितना होगा 6, आया कितना रेशियो 0.553। ठीक है, तो आंसर ये हो गया। अब बोल रहा है द इलेक्ट्रो स्टैटिक वैलेंसी ऑफ कैटायन। इलेक्ट्रोस्टैटिक वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वैलेंसी या बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, आप कैटायन का देख लीजिए, तो एफ जो इस पे जो Fe3 इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का होगा, है ना। हमारा क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अगर 3 को हमने डिवाइड किया, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना है 6, तो 3/6 हमारा 0.5, तो आंसर ये हो गया 0.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca विथ ऑक्सीजन इन पर वो ये 12 होता है। इसे आप पर वो स्काइट मिनरल का जब हम पढ़ाएंगे तो उसका देख लीजिएगा, सब मिनरल का आपको स्ट्रक्चर थोड़ा याद करना होगा, ये डाटा थोड़ा याद कर लीजिएगा। इसके केस में 12 होता है। द रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इन क्रिस्टल इज 1। ठीक है, कैटायन एनायन रेशियो 1 दिया है। इफ द एनायन इज अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग,
क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग अराउंड द कैटायन, द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए आपको दो हिंट है, एक तो कैटायन एनायन रेशियो 1 है और दूसरा क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो आपको याद होना चाहिए क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, या फिर आपको ये भी याद हो कि अगर 1 है तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, जो कि मतलब लास्ट लेक्चर जो था उसमें आना चाहिए था, मैं मिस कर गया था तो इस लेक्चर में डाल दिया है। चूज द फॉलोइंग मिनरल्स, choose the mineral contain iron in both divalent and trivalent oxidation state from the following। तो आपको याद होना चाहिए मैग्नेटाइट ऐसा होता है कि जिसमें +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को करता है, हेमाटाइट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो करता है, जियोटाइट और सेडेराइट में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल दो क्वेश्चन है। द रेडियस रेशियो ऑफ NaCl इज 0.64, द रेडियस ऑफ Na+ इज इतना, Na+ ऑफ आयन इज इतना। ठीक है, रेडियस रेशियो इतना है, Na+ का इतना है, आपको Cl- का निकालना है कि कितना होगा। तो आप इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, द रेडियस, ये सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप अपने से अटेम्प्ट कीजिए और इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपका आंसर कितना आया है, फिर मैं इसे अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइस इज अ मिनरल, ये भी लास्ट क्लास का है। कई बार बच्चे ये बहुत कंफ्यूज हुए हैं कि आइस मिनरल नहीं है। नहीं, बिल्कुल आइस मिनरल है। ध्यान दीजिए, अगर आइस हमारा नेचुरली मेड है, यानी कि जो स्नो बनता है या फिर जो हिमालय पे ग्लेशियर है, ये सबको हम मिनरल कहेंगे। लेकिन जो आइस आप फ्रीज में बनाते हैं वो हमारा मिनरल नहीं है, मैन मेड मिनरल नहीं होगा। तो आइस को हम मिनरल में मिनरल कहते हैं। बाकी पॉलिंग्स रूल और ये सारी चीजें हम आज ही किए हैं, इन सबको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। ये सारा मतलब ये जो है ये BHU के पेपर में पूछता है, जो इंटेक्स और एक्सेस जो मतलब मिड सेम या सेमेस्टर के पेपर होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा।